जैसे कि पहले कहा जा चुका है, पहले की तासिकाओं में कि किसी भी अन्य भाषा को सीखते समय जिन कौशल्यों का अध्ययन हमें करना पड़ता है, उनमें श्रवण कौशल्य, उसके उपरांत संभाषण कौशल, उसके उपरांत वाचन कौशल, ये 3 कौशल हमने भली-भांति देखे थे। और ये भी जान लिया था कि वाचन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आँखों से पढ़ना या मौन वाचन, और दूसरा मुखर वाचन या वाणी से ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना। कभी-कभी यानी इन 2 प्रकारों के साथ और 2 प्रकार आते हैं। एक होता है धीरे-धीरे पढ़ना और दूसरा होता है द्रुत वाचन, वेग से पढ़ना, गतिपूर्वक पढ़ना। तो ये जो चारों प्रकार वाचन के हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो लिपि चिन्ह की पहचान। जिस लिपि के माध्यम से आपके सम्मुख कुछ प्रस्तुत किया गया है, जिस भाषा को प्रस्तुत किया गया है, जिस कंटेंट को, जिस पाठ को प्रस्तुत किया है, उस पाठ को पढ़ना। ध्यान रहे, भाषा पर समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, विस्तृत धरातल पर मानवीय संपर्क स्थापित करने के लिए, अन्य भाषाभाषी की संस्कृति से परिचित होने के लिए तथा कला और साहित्य के रसास्वादन के लिए हमें भाषा पढ़नी है। यानी भाषा पढ़ने के जो प्रमुख कारण हैं, उनमें सबसे पहला है कि जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, जिस लिपि को आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर समुचित अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है ये भाषा पढ़ने का कि उस भाषा में, उस लिपि में आबद्ध ज्ञान राशि से आप अधिक विद्वान बने। उसके उपरांत तीसरा उद्देश्य यह होता है, वह यह है कि एक अत्यंत विस्तृत धरातल पर मानवीय संपर्क स्थापित करें। ध्यान दें, जिस भाषा का प्रयोग करने वाला जो समुदाय होता है, वह अपने समुदाय से भिन्न किसी अन्य भाषाई समुदाय के साथ संपर्क में आता है, वह भाषा सीख जाता है, तो उस भाषा में निहित संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करके आप एक मानवीय धरातल को व्यापक धरातल प्रदान कर सकते हैं। यानी आप अब समझिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप मराठी भाषी हैं या आपकी मातृभाषा मराठी है, आपने मराठी का बहुत सारा साहित्य पढ़ा हुआ है, तो मराठी संस्कृति, मराठी साहित्य से आपका परिचय हो चुका है। परंतु आप हिंदी अन्य भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो आपकी मातृभाषा में साहित्य या संस्कृति का अध्ययन आपने किया था, उससे एक अलग राह आपको मिल जाएगी कि आप हिंदी भाषा भाषी क्या विचार करता है, वह किस प्रकार से उसकी संस्कृति है, उस किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में करता है, वो भी आप आत्मसात कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अब उसी प्रकार से आप अन्य भाषाओं की भी बात कर सकते हैं। आप मराठी भाषी हैं, आपने हिंदी भाषा सीखी, दोनों के साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया। अगर आप किसी तीसरी भाषा को, उदाहरणार्थ अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं, सीखते हैं,
तो आपको अंग्रेजी संस्कृति क्या है, अंग्रेजी सभ्यता क्या है, अंग्रेजी साहित्य क्या है, अंग्रेजी नाटक क्या है, अंग्रेजी पोएट्री क्या है, अंग्रेजी नॉवेल्स क्या है, ये सारी बातें अपने आप पता चल जाएंगी और उसका एक आस्वाद आप ले पाएंगे। इसी को साहित्यिक परिभाषा में रसास्वादन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एप्रिसिएशन शब्द है। यानी एप्रिसिएट किसे करेंगे आप, जो अन्य कुछ अच्छी बात लगे। ध्यान रहे हम सब मानव हैं, किसी भी भाषा का हम प्रयोग करें। अगर आप संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहेंगे तो आपको वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि ग्रंथ अपने आप पढ़ने पड़ेंगे। कालिदास के नाटक पढ़ने पड़ेंगे, भवभूति के नाटक पढ़ने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक भाषा में संकुचित मन था, संकुचित बुद्धि थी, वो विस्तृत हो जाएगी। और ध्यान रहे, दुनिया की किसी भी भाषा में रचा हुआ साहित्य और उससे प्रकट होने वाली संस्कृति दुनिया की किसी भी मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेय चीज होती है। यानी मानव जो कुछ रचता है, मानव जो कुछ लिखता है, वह एक समुदाय तक, एक संकीर्ण उपासना पद्धति तक, एक संकीर्ण राष्ट्र तक, एक संकीर्ण विचारधारा तक सीमित नहीं रहता, वो अखिल मानवता का बन जाता है। अब ध्यान दें कि जब ये सब कुछ आस्वाद आप ले रहे हैं, आस्वाद में जो आनंद प्राप्त हो रहा है, समझिए अगर किसी ने शेक्सपियर का हैमलेट नाटक पढ़ा और इस हैमलेट नाटक पढ़ते समय हैमलेट के मन में जो एक किम कर्तव्य विमूढ़ता है, मैं ये काम करूं या न करूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यानी एक बार नहीं, मनुष्य के मन में जो भावनाएं निर्माण होती हैं वो सबकी समान होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के किसी व्यक्ति के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो उसे दुख होता है और इंग्लैंड में किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे आनंद हो, दुखी होगा। इसीलिए महाभारतकार महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आपको गलत लगता है वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। इससे बड़ी और मानवता क्या हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपका मानवीय धरातल विस्तृत हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। आप संकुचित नहीं रहेंगे, आप संकीर्ण नहीं रहेंगे। और साहित्य, भाषा, किसी भी भाषा का साहित्य हो, आपको संकीर्णता से ऊपर उठाकर एक ऐसे धरातल पर ले जाते हैं जहां तेरा मेरा कुछ नहीं रहता। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि विष्णु शर्मा जी ने अपने पंचतंत्र में लिखा है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये तो छोटे छोटे लोग विचार करते हैं, लेकिन जो उदार चरित वाले लोग होते हैं, उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, महान दृष्टि के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो सारी धरती ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। ये अगर दृष्टिकोण रख करके हम अन्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे, अन्य भाषाओं में आबद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, अन्य भाषाओं में आबद्ध नाटकों को देखेंगे, अन्य भाषाओं की फिल्मों को देखेंगे, अन्य भाषाओं की वेब सीरीज को देखेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि मनुष्य कितना महान है, मनुष्य की अभिव्यक्ति कितनी सटीक है। मनुष्य जो सोचता है वो केवल अपने लिए नहीं सोचता। मतलब संस्कृत के कवि कालिदास ने लिखे हुए नाटक और बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने लिखे हुए जर्मन के नाटक, इन दोनों में अगर कोई समान धागा मिल जाता है तो मानवता का ही है और किसी चीज का हो नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है
इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही आपका भाव विश्व विस्तृत हो जाएगा। होता क्या है, देखिए, हम अपनी उपासना पद्धति, हम अपने धर्म ग्रंथ, अपने माता पिता द्वारा दिए गए कुछ संस्कार, इतने तक ही जब सीमित रह जाते हैं ना, तो हमें इस बात का पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम कूपमंडूक वृत्ति से एक ही जगह बैठ करके, एक ही पुस्तक को पढ़ करके, एक ही पद्धति की विचार प्रणाली से आबद्ध हो करके हम मानवीय मन के विचारों के सौंदर्य का आस्वादन करना छोड़ देते हैं और दुख की ओर जाते हैं। अगर आपको सही मायने में सुखी होना है तो दुनिया की किसी भी भाषा में लिखे गए साहित्य को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप जितना अधिक सुनोगे, जितना अधिक बोलोगे, जितना अधिक पढ़ोगे, उतना अधिक लिख सकते हो। इसलिए हमारा भाषाई चौथा कौशल जो है वह है लेखन कौशल। अब लेखन का कौशल बहुत कठिन नहीं है। जितना सुनने का कौशल कठिन है, जितना संभाषण करने का कौशल कठिन है, जितना पढ़ने का कौशल कठिन नहीं है, उससे कम कठिन लेखन है। अब देखिए, बचपन से हमारी परीक्षा पद्धति लेखन कौशल का ही परीक्षण करती है। हमें क्या आता है यह केवल हम जो लिखते हैं उस पर आधारित होता है। अब समझिए, मैं एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण दूंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी 10वीं में अनेक बार फेल हुए। उसका कारण यह था कि जो प्रश्न 20 अंक के लिए पूछा जाता, 15 अंक के लिए पूछा जाता है, उसका वह 3 घंटे एक ही प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 100 में से 20 ही अंक उन्हें मिल जाते हैं। इसका कारण कि उनकी जो सोच है, एक प्रश्न को हाथ में लेने पर उन्होंने अपने पढ़े हुए सारे ग्रंथों का सार एक ही प्रश्न के लिए वो सीमित कर देते थे। तो इस वजह से दूसरे प्रश्न की ओर नहीं जा सकते थे। ये आपको गलत लग सकता है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण और महान स्थिति है कि कोई एक प्रश्न का इतना बड़ा आप उत्तर 3 घंटे लिखते हैं। अब देखिए, जब आप लिखने की बात करते हैं तो लिखने में क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या और कैसे लिखने पर अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्या और कैसे लिखने पर आपकी अभिव्यक्ति को न्याय मिल सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले जिस भाषा में लिखना है उस भाषा की लिपि का आना अत्यंत जरूरी है। इन देखिए कि पहले लिपि जरूरी है। भाषा तो कोई व्यक्ति भी बोल सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को उस भाषा की उस लिपि पर एकाधिकार होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये एकाधिकार कैसे आएगा कि प्रत्येक शब्द के सामान्य अक्षर विन्यास, अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, उसका आपको अभ्यास होना चाहिए। यानी एक छोटे से अक्षर को लिखने के बाद, एक छोटे से अक्षर को लिखने के बाद से लेकर बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बड़े महाकाव्य की रचनात्मकता पाने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, किन किन